स्वागत है आपका अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए कुछ स्टडी पंथी करते हैं। लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। तो फ्रेंड्स, मैं मुरारी कुमार पांडे आपको फिजिक्स बता रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ, है ना। पिछले कुछ लेक्चर में आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताया, है ना। क्योंकि अभी तक आप है जो चीजों को क्या बेसिक वे में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपको चीजों में कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल रहे हैं, कुछ चीजों को आपको ट्रिक्स के जरिए बता रहे हैं, है ना, कुछ चीजों को डिस्क्रिप्शन के साथ कर रहे हैं। हाँ, और दोस्तों आपको मैं बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को बता चुका था। तो देखो, जो चीजें मैं बताया हूँ ऑन द बेसिस कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था उसमें, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, जो चीजें मैं बताया वो तो ठीक है, वो समझोगे उससे तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो चीजें है ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है, तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 1 घंटा पढ़ाई मैं मेरे साथ कर रहे हो, तो 1 घंटा उस पर खुद से भी थोड़ा बहुत टाइम दो, ठीक है। ताकि मैं तो पढ़ाई दिया हूँ, जो आपके बुक में कंटेंट में था वो चीजें सारा बता दिया हूँ, लेकिन उसमें कुछ जो टॉपिक्स क्वेश्चन है, कहते हैं ना रियाज करने से चीज है जो आपको बेहतर बनाता है, ठीक है। गुड एक्सपीरियंस इज बेटर देन फ्रेशर, उसी तरीके से होता है। आप चीजों को रियाइज करते रहो, उसको एक्सपीरियंस बेस पे लाओ, तो आपको है वो चीजें ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए तो चलो ध्यान रखना मेरे बात को। और फिर आज का टॉपिक चलो शुरू करते हैं। तो आज है जो हम लेक्चर 6 है, हमारा लेक्चर 6 है, ठीक है, जिसमें हम है जो आज मोशन डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन, गति क्या होता है, ठीक है, मोशन। तो बात करते हैं फ्रेंड्स मोशन की। तो मोशन क्या है? जैसे कि आप देखते होंगे आपके एनवायरनमेंट में, आसपास में, वातावरण में क्या होता है, कुछ चीजें है जो इधर से उधर घूमते हुए दिखती है, कुछ चीजें स्थिर होती है, कुछ गाड़ियां भग रही होती है, कुछ है जो तारे टूट रहे होते हैं, है ना। कभी कभी दिखता है कि सन है जो यहाँ से वहां जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें वो है जो आपके आसपास है, आपके अराउंड वाली चीजें है ना। तो ध्यान रखना कि मोशन समझोगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को समझोगे, अपने एरिया को समझोगे, उस पर हो रहे काम को समझोगे, उस पर जो अपना फिर मोशन का जो भी फॉर्मूला और तरीका है वो सारे लगाओगे, तो मतलब मजा आएगा आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो मोशन समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स, बात करेंगे किसी भी चीज को समझने से पहले जो आपको पॉइंट में ले जाऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके वातावरण, आपके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी दो स्थिति होती है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, एक तो मूव कर रहा हो, और या फिर आप देखते हो ना, अब जैसे पेड़ है, तो पेड़ क्या है, वहीं के वहीं खड़ा है। आज यहाँ थे आप, दोबारा फिर से यहाँ पे आए, फिर से वो पेड़ यही था, फिर गए, फिर यहाँ पे आए तो पेड़ यही था, ठीक है। फिर क्या देखते हो, कुछ गाड़ी होती है, गाड़ी है जो आज आप यहाँ थे, गाड़ी है जो कल यहाँ नहीं करके कहीं और चला गया। तो गाड़ी कहीं चला गया मतलब क्या हो गया, मोशन, स्थिति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। या फिर आप कहीं पे खड़े हो, आपके आसपास कोई, मान लो कोई भी जानवर आ गया, ठीक है, आपने देखा, ये अपने पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से स्थिति में परिवर्तन होता है, क्या क्या चीजें होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में दो स्थितियां हो सकती है। एक तो वो स्थिर है ना, तो उस स्थिर अवस्था को हम मोशन के पार्ट्स में क्या कहते हैं, रेस्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। अभी हम स्थिति की बात करते हैं। स्टेटस लगाते हो ना, स्टेटस, वो वाला स्टेटस नहीं, व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं भाई, है ना, व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं। व्हाट्सएप भी एक तरह का वही स्टेटस है कि उसमें तो क्या होता है, अपनी चीजों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के स्टेटस, किसी वस्तु की स्थिति क्या है, किस कंडीशन में है वस्तु, मैं उस चीज का बात कर रहा है ना। तो उस स्टेटस को मत जाना, उस स्टेटस में आपको बहुत कुछ दिखेगा, उससे दूर रहना भाई, ठीक है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट के स्टेटस की। तो ऑब्जेक्ट है जो किसी भी स्थिति में दो अवस्थाएं पाई जाती है किसी वस्तु की, या तो वस्तु रेस्ट अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपका बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, जा रही है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, गति कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि किसी वस्तु की कितनी अवस्थाएं हो सकती है, दो, एक तो रेस्ट और दूसरा क्या होगा, मोशन, ठीक है। तो अपने को तो रेस्ट के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। रेस्ट है मतलब सब कुछ उसका क्या है, जीरो है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं रोल होगा इसमें, वो देखते हैं किस तरीके से। अब बात करते हैं मोशन की।
इस रेस्ट का किस तरीके से रोल होगा आपके मोशन में, गति में, उसकी बात करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या, मोशन। तो डिटेल में समझते हैं मोशन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये देखो इसके हाथ पैर है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या हो गया, पेड़ है आपका, यहां पे दोनों स्थिति है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये इंसान क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में अपनी स्थान में परिवर्तन, ये ऑब्जेक्ट है जो यहां से हट करके यहां आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है जो इसकी तुलना में इस स्थिति पाया, तो ये स्थिति बॉडी का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का मोशन कहलाएगा। समझ में आया? ये स्थिर है, इसकी स्थिर अवस्था से इसकी अवस्था में जो चेंजेस आई उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो देखो बहुत आसान था, लेकिन मैंने एग्जांपल तरीके से समझाया कि रेस्ट का भी एक रोल है। किसी भी रेस्ट पोजीशन बॉडी से दूसरे बॉडी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु के स्थिति में दूसरे वस्तु के तुलना में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, गति कहेंगे। समझ में आया होगा चीज, ठीक है। तो ये था आपका मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को अगर हम फिजिकली अगर देखते हैं, समझते हैं ना, तो वो चीजें समझ में आती है। आपको क्या देखते हो, कभी मूवी देखते हो तो मूवी की पूरी कहानी याद हो जाती है 2 घंटे की। कई बार देखोगे ना लेक्चर में 1 घंटे जाते हो लेकिन 2 ही बात याद रहती है, ठीक है। तो उसी तरीके से है, लेक्चर में चीजों को थियोरेटिकली मत समझो यार, उस चीज को प्रैक्टिकल वे में देखो किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। चाहता तो मैं मोशन बोलता, मोशन तो ये है भाई, ऐसा होता है, ठीक है। तो समझ में नहीं आता यार, थोड़ा बहुत जरूरी नहीं कि हर किसी के माइंड में चीजें घुसी जाए, है ना। तो हमारा काम है नहीं घुस रहा फिर भी घुसाएंगे उसमें, है ना, समझाएंगे उनको, ठीक है भाई। तो चलते हैं, मोशन हो गया हमारा। कि यहाँ पे देखा जाता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ टाइप्स होते हैं मोशन के, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, क्या बोलेंगे, गति के प्रकार। देखिए कितने प्रकार की गति होते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो कुल देखा जाए तो गति होते हैं, पहला हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे क्या बोलेंगे हम, रेखीय गति, रेखीय गति, क्या बोलेंगे, रेखीय गति। दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। तीसरा है आपका ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। आइए समझते हैं चीजों को, क्या है ऑसिलेटरी। तो बात करते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन की, ठीक है, रेखीय गति की। तो रेखीय गति, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पे गुजर रही हो, स्ट्रेट, STRAIGST, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे चलती हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और ये क्या कहे, यहां से यहां एकदम सीधे लाइन पे है जो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय गति, ठीक है। और दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी भी वृत्त के केंद्र के चारों ओर, केंद्र के सापेक्ष में, ठीक है, क्योंकि एक तो रेस्ट पोजीशन चाहिए, तो हमारा सेंटर हो गया रेस्ट, और इसके रेस्ट पोजीशन के सापेक्ष में है जो बॉडी क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन कहेंगे। या फिर कोई जैसे आपका अर्थ है, तो देखते हो ग्लोब होता है, ग्लोब में क्या होता है, एक ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, और इस पे क्या कर रहा होता है, ये राउंड राउंड मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है।
तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है आपका ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु है जो, जैसे मान लो ये रहा, ये एक हमने क्या लिया, पेंडुलम, ठीक है, दोलक लिया, ठीक है, और जब ये पेंडुलम यहां से इस तरीके से मूव किया और यहां से इस तरीके से मूव किया, ठीक है, तो देखो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रही है, ये हो गया आपका 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट से जो ये स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसी के अंदर आता है एक वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपन, दोलन गति या कंपन गति। कंपन गति क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई एक है जो ये ले लिया हमने, स्टिक लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाता है तो क्या होता है, कुछ कुछ है जो इसकी स्थिति में एक है जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो इस टाइप का जो गति होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ मोशन। अब चलते हैं कि मोशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, तो वो क्या है, तो पहला है आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु या सापेक्ष बिंदु, बिंदु, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो देखो ये क्या टॉपिक क्या है आपका, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन मोशन। मोशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। अभी हमने मोशन समझ लिया, मोशन के टाइप समझ लिया, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं उस चीज को समझते हैं कि क्या होता है। तो पहला आपका रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। तो संदर्भ बिंदु क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया बताया ना पहले कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट है, अब इसको मान लेते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसी को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, और इसे रेफरेंस पॉइंट मान करके वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान, ये वस्तु है जो यहाँ आ गया, तो इसे इसके तुलना में है जो यह बिंदु क्या है, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसी की तुलना में है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुई है। तो किसी वस्तु के जिसकी तुलना में स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु उसका क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसमें और क्या हो सकता है, पोजीशन, पोजीशन इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति, स्थिति, ठीक है, स्थिति। जब कोई बिंदु, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है जो किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी जो पोजीशन स्थिति में चेंज होती है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की तुलना में जो बॉडी में चेंजेस आती है, तो वास्तविक जो पोजीशन होता है बॉडी का, स्थिति होता है, वो ये होता है जिस कंडीशन में वो बॉडी होता है कंपेयर टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट में बॉडी यहाँ था लेकिन बाद में क्या हुआ, वो यहाँ आ गया, तो ये इसकी पोजीशन हो गई, है ना, स्थिति हो गई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। फिर इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है, वो है आपका डिस्टेंस। अब मजा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। दूरी क्या होगा, दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे तय की गई तो कुल लंबाई। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और ये यहां से जाकर के ऐसे ऐसे होते होते ऑब्जेक्ट है जो आपका यहां हो गया, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, किसी ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें देखो कि कौन कौन चीजें यूज होगा, ये हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और यहां से बॉडी क्या किया, ये लंबाई है जो तय कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लंबाई, लेंथ, इसी दूरी पे जा रहा है ना, तो ये तय की गई कुल लंबाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। और ये है जो ये बॉडी का क्या होगा, पोजीशन होगा, वास्तविक स्थिति। स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये होगा। ठीक है, तो हम तीन चीजों को जोड़ते हुए चलेंगे ताकि समझ में आए कि पोजीशन क्या था, रेफरेंस पॉइंट क्या था, डिस्टेंस क्या था। अगर देखो चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स पे समझोगे ना, एक एक छोटे छोटे बिंदु पे जोड़ दोगे तो चीजें समझ में ज्यादा आएगी।
तो चीजें समझ में ज्यादा आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाके, फिर क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, फिर वो क्या हो गया। इसलिए अभी से स्टार्टिंग से जोड़ देना शुरू करते हैं। ठीक है, दूरी, तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे हम, दूरी कहेंगे। और दूरी बात करते हैं तो दूरी एक है जो क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें है जो कोई फिक्स दिशा नहीं होता है, क्वांटिटी इसमें कोई फिक्स दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूरी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तो दूरी, अब दूरी है, दूरी के साथ साथ क्या जाता है, चाल, गति, चाल। चलो पहले पॉइंट समझ लेते, गति बाद में जाएंगे ना। दूरी, अब हो गया दूरी, उसी तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। अगला बिंदु क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है, जैसे मैंने दूरी को दिखाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाया था पॉइंट को, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कभी बॉडी है जो इस दिशा में जा रही है, कभी बॉडी है जो इस दिशा में जा रही है, कभी बॉडी है जो इस दिशा में जा रही है, कभी इस दिशा में जा रही है, मतलब कोई एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ठीक है, जब बॉडी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करती है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक वास्तविक दिशा में मूव करती है, तो उसमें तय की गई कुल दूरी, उसकी तय की गई कुल लंबाई क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तय की गई कुल लंबाई क्या होता है, विस्थापन होता है। ये भी लंबाई ही तय कर रहा है, लेकिन एक निश्चित दिशा में तय कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन, उत्तर है तो उत्तर में जा रहा है, ना कि पहले ये उत्तर चल गया फिर ये पश्चिम चल गया, फिर ये पूर्व चल गया फिर ये पश्चिम चल गया, तो उस कंडीशन क्या होगा, वो दूरी हो जाएगा। लेकिन जब एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या कहेंगे उसको, विस्थापन कहेंगे। फिर चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आ जाता है अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसके बाद आता है एक आपका पॉइंट होता है चाल। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, चाल, जिसको अपन स्पीड कहते हैं, स्पीड। ठीक है, आइए देखते हैं स्पीड क्या है। जब किसी भी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब चाल क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष तय की गई कुल दूरी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाता है, आपका चाल कहलाता है। ठीक है, तो स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय के सापेक्ष, मतलब दी गई समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाएगा, आपका चाल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब ये जब डिस्टेंस एक अदिश राशि है तो चाल क्या होगा आपका, वो भी क्या होगा, अदिश राशि। मैंने आपको ट्रिक बताया था, अदिश गुना अदिश क्या होता है, अदिश। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, अदिश हो गया, समय भी क्या है, अदिश है, तो अदिश भागा अदिश क्या आएगा, अदिश आएगा। चीजें जुड़ रही है ना, हाँ। तो ये हो गया आपका स्पीड, स्पीड को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखते हैं कि स्पीड है, स्पीड की बात होती है तो स्पीड है जो कुल वास्तविक रूप तीन तरह की होती है, तीन चार तरह की होती है। तो देखिए टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड। ठीक है, तो पहला हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल, हिंदी नाम से सब कुछ बता देता है ना, समान चाल। देखिए एक समान चाल क्या होता है, जब कोई इक्वल, जब कोई ऑब्जेक्ट समान दूरी समान समय में
तय करता है। जब कोई दूरी समान समय में तय करता है, जैसे कि एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या किया, 1 मीटर है जो 1 सेकेंड में तय किया, 1 मीटर है जो 1 सेकेंड में तय किया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। उसी रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी है जो क्या करता है, वो भी 1 मीटर में 1 सेकेंड है जो तय करता है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, एक समान चाल पे चलने वाले हैं। मतलब ये ऐसे जाएगा तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक समान गति हो गया, ठीक है, एक समान चाल हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक समान चाल, स्पीड। फिर नेक्स्ट इसका टाइप है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हिंदी में क्या बोलेंगे, असमान चाल, असमान चाल। अब देखिए असमान चाल क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है ना असमान दूरी समान समय में तय करता है, जैसे ठीक है, समझेंगे कैसे। जब कोई ऑब्जेक्ट है जो असमान दूरी समान समय में, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मिनट में 10 किलोमीटर गया, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 1 मिनट में 15 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो एक दूसरे में टाइम तो सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग है। इसका बेहतर एग्जांपल होगा, जैसे असमान चाल कैसे होगा, तो क्या होता है, आप है जो कोई दूरी तय करते हो, जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप क्या किए, एक तो एकदम फाका है जो हाईवे रोड मिल गया, ठीक है, उसमें क्या कर एकदम 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं, 100 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसमें क्या होगा, इतना नहीं भगाना होता है, तो उस स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो, मतलब मान लो 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो लिमिट है उसमें कंटिन्यू भगा रहे हो, जहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा, एकदम जा रहा है। लेकिन जैसे ही अब क्या होता है, मार्केट एरिया में जाते हो, तो जो हाईवे पर स्पीड चल रहे हो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान गति चल रहे हो, दूरी को चल रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही है जो आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, मार्केट में आने के बाद क्या होता है, भीड़ आया, ब्रेक लिया, फिर छोड़ा, फिर ब्रेक लिया, फिर छोड़ा, तो वो क्या हो गया, स्पीड में चेंजेस आया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम तो सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। फिर इसका टाइप है एक तीसरा है, थर्ड वन है एवरेज स्पीड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औसत चाल, औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। मतलब क्या होता है, एक बॉडी है जो हमने क्या किया, एक दूरी है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। फिर दूसरा दूरी है जो 10 किलोमीटर 2 घंटे में लिया। फिर तीसरा दूरी है जो 12 किलोमीटर 1 घंटे में लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 गति 2 गति 3 गति, ठीक है। तो अब तो एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, तो 8 + 10 + 12 और कितना टाइम लग गया, 1 घंटा 2 घंटा और 1 घंटा, तो कुल कितना हो गया, 4 घंटा। 12 8 20 20 10 30 30/4, तो ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। मतलब गाड़ी जो औसतन चल रही थी, जिसका चाल क्या था, तो वो था आपका एवरेज स्पीड, ये है, ठीक है। मतलब कुल दूरी बटा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, उसको क्या कहेंगे हम, औसत चाल कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर एक और पॉइंट है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तात्क्षणिक चाल। अब देखिए तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक मूल बिंदु को रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पर उस वस्तु का चाल,
ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी स्पीड माना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, लेकिन मुझे इसके रेफरेंस में क्या हो गया, हमारे यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो चाल है वो कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। छोटा तो समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, बाइक चलाता होगा तो बिना 50-60 से नीचे थोड़ी ना 12 किलोमीटर पर बाइक चलाएगा क्या, है ना, मान लो 70 किलोमीटर। तो ये जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे है जो उसका चाल क्या होता है आपका, मतलब किसी भी फिक्स बिंदु पे है जो किसी वस्तु का चाल, ठीक है, वो क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, तो ये थे आपके स्पीड के टाइप्स। ठीक है, मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का भी फॉर्मूला बताया। ठीक है, इसके अंदर याद रखना किसी भी वस्तु का स्पीड मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्पीडोमीटर। कोई क्वेश्चन पूछ देगा, गाड़ी की चाल को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है, लेकिन किसी ताक्षणिक बिंदु, जो ताक्षणिक बिंदु होता है, कभी देखोगे हाईवे वगैरह पे जाते हो तो क्या होता है, सामने कैमरा वगैरह लगा होता है, तो एक पुलिस वाले वैन लगा के रखते हैं, उसके सामने जाते हैं तो कोई भी बड़े जो जानकार आदमी होते हैं तो कहते हैं बेटा गाड़ी यहाँ पे धीरे चलाना, आगे पुलिस वाला का गाड़ी लगा हुआ है, वैन लगा हुआ है ना, तो कहते हैं धीरे चलाना। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या लगा होता है, ओडोमीटर। उनके पास क्या लगा होता है, ओडोमीटर। और ओडोमीटर क्या काम करता है, आप उस कैमरे के सीध में जाओगे, उस कैमरे के सीध में जाते हो तो वो क्या करता है, एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पे जाकर के, जैसा आपका कोई एक रिस्पेक्टिव पॉइंट है, उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे क्या करता है, आपका सडन है जो स्पीड को मेजर करता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका है जो इंस्टेंट पॉइंट पे चाल दिखाता है कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, पुलिस वाला आता है, हाथ दिया, भैया गाड़ी रोको, हमको यहाँ फाइन दो, क्योंकि तुम 80 किलोमीटर पे चल रहे थे, लिमिट तुम्हारा 60 किलोमीटर था। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट को मेजर करने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ओडोमीटर, और गाड़ी की चाल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्पीडोमीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसको। ठीक है, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। अब ये जो चाल क्या था, दूरी के बेस पे था, लेकिन अगर वही चीज क्या हो, किसी डायरेक्शन में हो, यदि वस्तु किसी डायरेक्शन में है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है जो डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के सापेक्ष में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, सदिश राशि है, और फिर टाइम क्या है आपका, अदिश राशि है। सदिश गुना अदिश, सदिश भागा अदिश, क्या होगा, सदिश, बताया था ना, सदिश गुना सदिश, अदिश गुना अदिश, बताया था ना आपको, तो उसी बेस पे है। तो ठीक है, डिस्टेंस क्या है आपका, एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये क्या आपका सदिश राशि, ये क्या आपका अदिश राशि। तो सदिश भागा अदिश करते तो क्या होता है, सदिश आता है। तो वेग क्या होगा आपका, सॉरी वेग लिख दिया हूं, वेग क्या होगा आपका, सदिश राशि होगा। ठीक है, तो वेग का परिभाषा समझ में आया, जब कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी वास्तविक किसी निश्चित दिशा में है जो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरह से दूरी है लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम d कहते हैं और टाइम को t कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है जो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। जिस तरीके से है जो आपका एक समान गति, असमान गति है ना, तो उसी तरीके से है जो इसका भी होता है, एक समान वेग, असमान वेग, है ना, और औसतन वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन है तो इसमें एवरेज वेलोसिटी है जो कुछ इस तरीके से यूज किए जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इसका भी वही होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हाँ
तो बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी है क्या, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसी तरह से क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल तो क्या है ना, दूरी थोड़ी ना जो ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है और उस डिस्प्लेसमेंट में जब जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, उसका एवरेज वेलोसिटी होता है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम को किस रिस्पेक्ट में किस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्या होता है, किसी बॉडी में दो ही तरह की वेलोसिटीज होती है, किसी बॉडी में दो तरह की वेलोसिटी हो सकती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा क्या होगा, फाइनल, ठीक है। इनिशियल मतलब आरंभिक और फाइनल मतलब अंतिम। तो क्या हो गया, जैसे कि बॉडी है, यहां से चलना शुरू किया, फिर यहां आके रुक गया, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होता, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और फिर यहां पे आके रुक गया, तो वो हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉडी है, एक ए से बी पॉइंट है, ठीक है, ए टू बी। अब यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, डी है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, डी है। कोई ऑब्जेक्ट है जो आरंभिक वेग, जिसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेल, समझना इस चीज को, फॉर्मूला है एक तरह से, इसको याद रखना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। और जब बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ है, जो ये यहां तक पहुंचता है, ठीक है, और फिर वो है जो फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचता है, और उसी के बाद ये दूरी है जो वह v वेलोसिटी के साथ है जो यहां तक आने में पहुंचता है, ठीक है। तो समझना किस तरीके से होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d हो गया, तो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो a से b तक जाने में जो दूरी होती है, तो और फिर b से a में आने की दूरी, ठीक है, क्या बोला, a से b तक जाने में दूरी और b से a तक आने में दूरी, तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, d और d कितना हो गया, 2d, है ना, 2d। और फिर d में जाने में लगा समय क्या है, टोटल टाइम होता है। तो पहले क्या निकालेंगे, d में a से b तक जाने में लगा समय, तो a से b तक जाने में लगा समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चाल बट्टा, सॉरी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय आपने क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा ए से बी तक जाने में कितना दूरी तय हुआ, तो डी दूरी तय हुआ, ठीक है। और उसका स्पीड क्या था, तो यहां से यहां तक जाने में कितना था, यू स्पीड से जो ये यहां तक यहां गया, तो स्पीड कितना था इसका, यू, ठीक है। और जब बी से ए तक आता है तो भी दूरी कितना तय करता है, डी दूरी तय करता है, और स्पीड क्या होता है, बी होता है ना। तो फिर अब देखिए क्या होता है, अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यू भी क्या हो जाएगा, यू भी क्या हो जाएगा, देखिए u को u लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी यू, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, u को u, सॉरी डी वी, और फिर डी यू, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यू भी। एलसीएम ये इसका नीचे का एलसीएम क्या होगा, यू भी होगा, जब नहीं लग रहा है तो एक दूसरे से गुना जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, 2d बराबर डी यू प्लस डी वी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लिया, b प्लस यू बटा यू भी, ठीक है। d से d क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, 2 यू भी बराबर v प्लस यू, ठीक है। या फिर इसको v1 और v2 बोल लो, v1 v2, यहाँ पे इनिशियल फाइनल नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो v1 v2, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन b प्लस
v1 प्लस v2। ठीक है, तो इस तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकालते हैं, ये था एवरेज वेलोसिटी। और फिर अगर इसी टाइप से अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से होता है, क्या होता है आप देखते हो कई बार कि क्या होता है कि कोई गाड़ी है जो इक्वल टाइम में भी u स्पीड से क्या करता है, कोई जैसे क्या समझ, एक गाड़ी है, ठीक है, समझना इस चीज को। एक तो फॉर्मूला हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। एक तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि एक गाड़ी समान समय में इक्वल टाइम में v स्पीड से है जो u स्पीड से है जो, यह कितना दूरी तय करता है, मान लो 1 मीटर की दूरी है जो 1 सेकेंड में तय करता है, ठीक है। और उसी गाड़ी द्वारा v स्पीड से है जो 1 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है। तो जब इस तरीके से होगा कि जैसे कोई गाड़ी है जो 8 किलोमीटर की स्पीड से एक दूरी को तय करता है 1 घंटे में, जैसे सॉरी समझ में नहीं आया हुआ यहाँ पे, एक बार फिर समझते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है 8 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 8 किलोमीटर दूरी है, इसी 8 किलोमीटर की दूरी है, यह गाड़ी क्या करता है 10 किलोमीटर के पर सेकेंड के हिसाब से जो ये दूरी को तय करता है, और कुल मिला के 2 मिनट में तय कर लिया, ठीक है। और दूसरी गाड़ी है जो 12 किलोमीटर स्पीड से है जो चलता है, लेकिन वो भी कितने मिनट में तय करता है, 2 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा v1 और ये हो गया हमारा v2, ठीक है। अगर टाइम सेम हो तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी में यही कहना चाहता था, जब टाइम सेम हो तो उस केस में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बटा 2, ठीक है। एक वेलोसिटी और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बता 2, ठीक है, या फिर 1-2 का वेलोसिटी। तो इस तरीके से जो हम एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एवरेज वेलोसिटी। इसी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, समान स्पीड पढ़ा था, समान चाल पढ़ा था, उसी तरह से फिर एवरेज चाल पढ़ा तो उसी तरह एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। तो उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो सेम वही हो गया, जैसे कोई पार्टिकल पॉइंट पे किसी वस्तु का चाल है, तो किसी पार्टिकल पॉइंट पे पार्टिकुलर डायरेक्शन में है जो स्पीड वस्तु का है जो वेग क्या होगा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सापेक्ष वेग, ठीक है। तो सापेक्ष वेग क्या होता है देखते हैं। जब क्या होता है, एक बॉडी है, ठीक है, और दूसरा बॉडी है, ठीक है, और दोनों बॉडी है जो इसी डायरेक्शन में है, जो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इधर से किया आ रहा है और इधर से किया आ रहा है, ठीक है। तो अब जब दोनों बॉडी है जो एक दूसरे के सापेक्ष में आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा चाल, v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू हो जाएगा, सॉरी नहीं, क्या, जब कोई बॉडी, देखिए अब जैसे एक ट्रेन है इधर से आ रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है, ठीक है। अब एक दूसरे की रिलेटिवली देखना, तो अब ये दोनों है जो इस पॉइंट पे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये दोनों है जो मान लो कि ये 8 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, जो आपका v1 हो गया, va हो गया, ठीक है, और ये दूसरी जो 8 किलोमीटर की स्पीड 9 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, ठीक है, ये हो गया आपका v2। तो एक ट्रेन और दो ट्रेन आ रही है, एक दूसरे के स्पीड में आ रही है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, एक दूसरे से, अगर मीटिंग पॉइंट पे देखा जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ता हो, तभी तो जितना जल्दी, अब जैसे एक आदमी इधर से भागता है, एक आदमी इधर से भागता आ रहा है, तो क्या हो रहा है, स्पीड दोनों का बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, VRAV क्या हो जाएगा यहाँ पे, VA प्लस VV, ठीक है। जब दो गाड़ी एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, तो क्या होगा वहां पे आपका रिलेटिव स्पीड VA प्लस VV, और वही अगर गाड़ी क्या है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे जा रहा है, एक 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है,
तो उस केस में उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, va माइनस vv। ठीक है, 2 बड़ा उससे माइनस कर देना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल स्पीड होगा उसका 2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा रिलेटिव स्पीड दोनों के अंदर, और जब इधर पास मार होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर एक टर्म्स आता है रिलेटिव स्पीड। इतना टर्म्स वगैरह आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है, कल को कोई पूछ दिया तो क्या करोगे। ठीक है, तो ये था आपका वेलोसिटी। अब बात करते हैं, इसी का टर्म होता है त्वरण। त्वरण क्या बोलते हैं, एसेलरेशन। एसेलरेशन, ठीक है, एसेलरेशन। ठीक है, तो एसेलरेशन क्या होता है देखते हैं। जब क्या होता है, एक बॉडी किसी वस्तु है, ठीक है, यह गाड़ी क्या कर रहा है, हमने गाड़ी चलाया, ठीक है, गाड़ी है हमारे पास, हमने क्या किया, स्पीड दिया, एक्सीलरेटर दिया, स्टार्टिंग हमारे पास u 0 किलोमीटर स्पीड था। जैसे एक्सीलरेटर दिया, गाड़ी है जो कितना पहुंच गया, 20 किलोमीटर का स्पीड से पहुंच गया। तो ठीक है, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है, एक्सेलरेटर पड़ता है। ठीक है, तो क्या करता है, त्वरित करता है, गाड़ी को स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे 0 सेकेंड था और उसके बाद 2 सेकेंड बाद इसका ये हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी ए से। ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी और u होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू बटा t। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और v माइनस यू, अब देखिए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड और बटा टाइम। तो मीटर पर सेकेंड माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ऊपर नीचे क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड है, तो सेकेंड में सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से जिसको हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी। तो वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना इस चीज को, ये हो गया आपका वेग का मात्रा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं कि त्वरण हो गया। तो उसी तरह जैसे कि आपने क्या पढ़ा, स्पीड का टाइप पढ़ा था, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है, एक समान चल, असमान चल। तो उसी तरीके से क्या है, समान त्वरण, असमान त्वरण, एवरेज त्वरण, है ना, औसत त्वरण, है ना, ठीक है, फिर आपका इंस्टेंटेनियस त्वरण। ठीक है, इस तरीके से जो सेम इसके भी पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम उसी चीज में रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो हमने भी क्या क्या पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, सारी चीजें इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं मोशन से वो रिलेटेड सारे टर्म्स हमने पढ़ा। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, देखिए ग्राफ वगैरह दे देता होगा, हाँ, कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ देता है। तो चलिए हम समझते हैं इसका ग्राफ। मोशन के लिए है जो कुछ ग्राफ होते हैं, तो चलिए ग्राफ समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ मोशन, जो गति होती है उस पर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, चीजों को समझना। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहला तो होता है आपका जो क्या होता है, जब कोई बॉडी है, ठीक है, वो एक स्थिर अवस्था में है। ठीक है, क्या है, एक स्थिर अवस्था में है, और उसके अगर y एक्सिस है, तुम्हारा कितना क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, टाइम। ठीक है, तो जब कोई बॉडी है जो स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन, क्या है पहला आपका, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, जब कोई बॉडी है जो आपका स्थिर अवस्था में होता है, तो ये लो स्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम टाइम चेंज करते हैं, ठीक है, उसके हम टाइम भी चेंज कर रहे हैं,
तो क्या होगा, वो फिर भी उसके स्टेडी है जो सेम रहेगा, क्योंकि वो तो अपने पॉइंट पे स्टेबल है। टाइम चेंज हो लेकिन उसमें किस तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे एक आपका पेड़ का एग्जांपल हो गया, ठीक है, वो हमेशा वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ होता है। तो उसमें क्या मिलता है आपको, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिल रहा है। हमने कोई अपने रिस्पेक्ट लिया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो रेस्ट पोजीशन होता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उससे उसकी ग्राफ अगर बनाते हो तो उससे क्या मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दे देगा और ग्राफ से पूछ देगा इससे क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये था पहला आपका रेस्ट पोजीशन। फिर नेक्स्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये देख लो, एक बॉडी हमने ये लिया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, 2 एक्सिस मान लिया, समझिएगा चीजों को, 2 एक्सिस माना। हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस हमारा टी हो गया, दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस क्या हो गया हमारा, वी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, इक्वल टाइम में, जैसे 1 सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 वेलोसिटी होगा। फिर 2 सेकेंड है तो यहाँ पे भी 2 वेलोसिटी होगा। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड में चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका इक्वल टाइम इक्वल वेलोसिटी चेंज। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एक गाड़ी है, ठीक है, समझना इस चीज को, ग्राफ को कैसे समझेंगे। ग्राफ को मैंने क्या किया, ये हमारा गाड़ी है, यहाँ पे हमने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, एक्सेलेरेटर दिया, मतलब उसको हम त्वरित किए, तो ये जो हमारा जा रहा है क्या जा रहा है, त्वरण जा रहा है। समझना इस चीज को, एक्सेलेरेटर दिया, त्वरित किए, तो क्या हुआ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की वेलोसिटी में चेंज हुई। फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर की ही चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में 0 था, फिर अगला 1 किलोमीटर हो गया, फिर अगले 1 मिनट में क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, फिर अगले 3 मिनट में क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर इक्वल इंटरवल हो रहा है 1 2 3 1 2 3, तो इस केस में क्या होता है, आपको है जो एक कांस्टेंट त्वरण मिलता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, जिसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से क्या मिलता है, इस तरह के ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, इस तरह के ग्राफ से आपको मिलेगा एक आपको कांस्टेंट त्वरण, एक समान त्वरण मिलेगा, एक समान त्वरण जैसे होता है ना, समान त्वरण। और इसमें क्या मिलेगा आपका, इस टाइप के ग्राफ से आपको मिलेगा इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक समान वेग। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई ग्राफ होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम दिखा रहा होगा, तो उस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा। समझ में आ रहा है चीज, है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिस्टम है। मतलब ये जो वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इक्वल इंटरवल हो रहा हो तो उसमें क्या होगा, आपको यूनिफॉर्म चीजें मिलेगी, वेलोसिटी भी मिलेगी और एक्सेलरेशन भी मिलेगी। रेस्ट पोजीशन में होगा तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब ये u 0 होगा, अगर v इसका 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है जो 2 समझे। अब फिर नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं, चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला ग्राफ है आपका वेलोसिटी और टाइम का ही है। क्या है, अगला ग्राफ भी क्या है आपका, वेलोसिटी और टाइम का ही है। तो देखिए क्या होता है, थर्ड वन है। अब जैसे हमने ये ग्राफ खींच दिया वेलोसिटी, ठीक है, समझना एग्जांपल से, जैसे हमने उसमें क्या किया था, एक्सेलरेटर देते 1 मिनट में भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अगर एक समान गति समझ गए होगे तो आपको यहाँ पे एक समान त्वरण और वेग समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ चीजों को पहले भी ध्यान रखो। अब देखो क्या करते हैं, हमने इसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, वी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने गाड़ी ली,
गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया, तो पहले 1 मिनट में इसको है जो एक चेंज होता है, ठीक है, पहले 1 मिनट में एक चेंज होता है ऐसे कुछ, फिर अगले दूसरे मिनट में क्या होता है, यह है जो कुछ यहां पहुंच जाता है, जैसे 3 पे पहुंच जाता है, पहले में तो एक चेंज हुआ और दूसरे में क्या हो गया 3 पे पहुंच गया, ठीक है, दूसरे मिनट में, फिर तीसरे मिनट में क्या हो रहा है, सीधे वो 7 पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट कहां पहुंच गया, सीधे यहां पहुंच गया। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। पहले क्या हुआ, 1 किलोमीटर चेंज हुआ, दूसरे में क्या होगा 2 किलोमीटर चेंज होगा, तीसरे में क्या होगा 5 किलोमीटर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हुआ। तो इसमें क्या होता है, आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान फॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, असमान त्वरण और असमान वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। इस तरह के एक्सेलरेशन में अगर कोई आपको ग्राफ कुछ, चलो एक एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं, इसका किस टाइप से रिप्रेजेंट किया होगा, अगर इस टाइप का ग्राफ हो, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपको टाइम इंटरवल तो कुछ है लेकिन आपको यहाँ पे चेंजेस कुछ मिल रहा है। 1 मिनट में यहाँ पे ये पहुंच गया, फिर दूसरे मिनट में ये यहाँ पहुंच गया, तीसरे मिनट में यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, अब ये सारी चीजें समझ गए, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको हम इजीली से कर सकते हैं सॉल्व आउट, ठीक है। आपको एग्जांपल ही दूंगा, कल किस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, कल क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कुछ फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो गति के नियम होते हैं, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, जो किसने दिया, गैलीलियो, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। जैसे बताया था ना, फादर ऑफ फिजिक्स कौन कौन है, गैलीलियो है, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, फिर उसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन, फिर नेक्स्ट क्या न्यूटन है। तो ये गैलीलियो ने हमारे जो नियम दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गति के नियम कहते हैं। तो पहला नियम कहता है v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है आपका s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, एटी स्क्वायर। सॉरी, उसमें एक और ग्राफ रह रहा था मैं, अब जैसे कि ये त्वरण हो गया, उसमें एक होता है रिटार्डेशन, एक ग्राफ मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, सॉरी उसमें रह रहा था मिस्टेक वाइज, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, एक बार इसको भूल जाओ। ग्राफ नंबर 4, तो देखिए ग्राफ नंबर 4 क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या किया, गाड़ी लिया, पहले तो हमने इसको स्पीड बढ़ा, तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ा, लेकिन क्या होता है, तेल, मान लो गाड़ी का तेल खत्म हो गया, ऑयल नॉट अवेलेबल इन वैन, ठीक है, गाड़ी में तेल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया, इसको बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब गाड़ी को हमने एक्सेलरेट किया, लेकिन स्टार्टिंग में बढ़ा, होता है ना, गाड़ी स्टार्टिंग में स्पीड भग से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है, फिर वो गाड़ी है जो आगे जाके बंद हो गया, ठीक है, आगे जाके क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से कम स्पीड हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन। अगर इस टाइप का ग्राफ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन, मंदन। जो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण जिसको बोलते हैं हम, ऋणात्मक त्वरण। याद आ रहा, टॉपिक लेफ्ट हो गया था, तो चलो उस पर डिस्कस कर लिए। तो ये था आपका ऋणात्मक त्वरण। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो हम गैलीलियो के नियम की बात कर रहे थे, तो चलिए उस पर देखते हैं कि गैलीलियो का नियम क्या था, ठीक है। तो ये था आपके 4 त्वरण का बात था। अब हम चलते हैं गैलीलियो के नियम पे। ये आपको वेलोसिटी ग्राफ सारा समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गैलीलियो का नियम। तो गैलीलियो का नियम क्या कहता है, देखिए, लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, गति का नियम कहते हैं, ठीक है। किसने दिया था,
गैलीलियो ने। पहला क्या है आपका v बराबर u प्लस AT, दूसरा है आपका s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है आपका b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये था आपका गैलीलियो का 3 नियम था, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, अगर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हो तो आप कमेंट बताओ कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दो, या फिर अगर इसको समझना है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला है तो आप हमें कमेंट में दो, ताकि हम इसके ऊपर है जो ला सकें और इसको है जो आपको दोबारा से अगर ज्यादा समझना हो तो बता सके। क्योंकि देखो आपका डिप्लोमा एंट्रेंस क्लियर करना है, तो आप चाहे तो ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे कल, क्योंकि हम सिर्फ इस पे है जो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो डेरिवेशन बता दो, डेरिवेशन बताएंगे आपको, क्या अभी तो टाइम हो गया है, कल बताएंगे इसका डेरिवेशन, ठीक है। और अगर आपको चाहिए हो तो अदरवाइज हम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में मोशन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर जरूर करो यार, लाइक और कमेंट तो करो ही करो, और बाकी सब दोस्तों को शेयर करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखना अपना, है ना।